क्रैकडाउन एपिसोड नंबर 5 आज आपको सुनाई जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। जब तक उसकी आवाज कानों में आती रही सारा गांव सहमा सिमटा इस मंजर का रोना रोता रहा। जब उसकी आवाज आनी बंद हो गई और फौजी उसे अपने ट्रक में बिठा कर ले गए तो अचानक जैसे किसी ने सारे गांव को काले इल्म से बांध दिया। एक पुरस्कार सन्नाटा चारों तरफ से डराया था। फिर अचानक ही इस सन्नाटे का सीना चीरती गांव की मस्जिद के लाउड स्पीकर से एक आवाज बुलंद हुई, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। सारा गांव एक जुबान होकर खुदा की वहदानियत करने लगा। उसके साथ ही जैसे एक बर्क सी चारों तरफ लहरा गई, हम मर कर लेंगे आजादी, हम छीन कर लेंगे आजादी, हम सारे मांगे आजादी, आजादी, आजादी। मकबूजा कश्मीर के उस गांव की औरतें और बच्चे अपने घरों से बाहर आकर गला फाड़ फाड़ कर अपना अज़्म गासिबों तक पहुंचा रहे थे। कानों के पर्दे फाड़ दिए अचानक एक मासूम बच्चे की आवाज उन तमाम आवाजों पर गालिब आने लगी, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारा गांव यकजुबान था। शमशीर नगर के मकानों से बुलंद होती ये पुकार नीलम के पानियों पर सफर करती कश्मीर की आजाद फजाओं में भी पहुंच रही थी, जहां मसलहत थी, मजबूरियां थीं, रियाकारियां थीं, मुनाफकतें थीं, जहां बड़े तुंदो तेज बयानात थे, बड़े बड़े बुलंदबांग दावे थे, लेकिन अमल नहीं था। एक तरफ वो मजबूर और मकहूर और मजलूम थे जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को अपना सब कुछ जानकर अपनी जानें हार रहे थे। दूसरी तरफ आजाद हुक्मरान थे जो वादी लौलाब से उठती इन सदाओं से सहम कर खौफजदा होकर अपने ईवानों में सिमट रहे थे। ये खौफ उनकी जान को आ गया था कि अगर इन गुलामों ने वाकई अपनी जंजीरें काट दी, अगर ये वाकई आजाद हो गए तो इनकी मुनाफकतों के महल मिस्मार हो जाएंगे, इनके झूठे भरम टूट जाएंगे, इनकी सरदारियां खत्म हो जाएंगी। इनकी मजबूरी ये थी कि अपना खौफ अपनी जुबानों पर नहीं ला सकते थे। इस तरह रसवाई उनका मुकद्दर बन जाती, सो वो महल्लाती साजिशों के महाज पर डट गए। बज़ाहिर उन्होंने मजलूमों की हालत जार पर बावेला किया, लेकिन बड़ी दिलजमी से इस मिशन पर गामजन रहे कि कम अज कम इन जिंदगियों से ये गुलाम आजाद न हो सकेंगे, ताकि उन्हें कोई रोजे बद न देखना पड़े। ज़ैनब के बाप की लाश तीसरे रोज गांव में आ गई थी। गनी और चाचा अमीर बख्श गांव के दूसरे बूढ़ों के साथ बमुश्किल उसकी लाश बीएसएफ वालों से लाने में कामयाब हुए थे। उसके बाप को बीएसएफ की संगीनों के साए तले दफन किया गया। उस रोज चुपके से उसकी नमाज जनाजा अदा की गई, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दाते ही जैसे फरिश्तों का जमीन पर नजूल होने लगा। नजदीक दूर के देहातों से हजारों की तादाद में कश्मीरी मर्द, औरतें और बच्चे वहां इकट्ठे होकर नाराजन थे। उनके दुआ के लिए उठे हाथ और आंसू बहाती और आंसू बरसाती आंखें शहीद बूढ़े के दर्जात की बुलंदी की गम्माज थीं। ज़ैनब को वो सारा मंजर न भूलने वाले ख्वाब की तरह याद था। उसने अपनी मां की आंखों में अब कई दफा मोती उतरते देखे थे, लेकिन अजब औरत थी वो भी, क्या मजाल जो कभी उसने अपनी बेटी के सामने वावेला किया हो, बैन डाले हों। वो तो सब्र और रजा का पैकर थी। जब भी ज़ैनब बेख्तियार रोती उसकी मां झपट कर उसे अपने कलेजे से लगा लेती। ना बेटी ना, तेरे बाप और भाइयों की रूहें शर्मसार होंगी। बेटी रोजे कयामत हश्र के मैदान में हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। चुप कर जा मेरी लाल, चुप कर जा, सब्र कर जा, इसे मुशीयत एज़ दी जान ले, अभी तूने बड़े सानहे देखने हैं। तो अभी से हिम्मत हारने लगी और वो रोती रोती अचानक अपने सिसकियों का गला घोंट लिया करती। आज जब उस पहाड़ी के एक गारनुमा हिस्से में पत्थर से टेक लगाए बैठी थी तो उसकी मां से दिलासा देने के लिए यहां नहीं आ सकती थी, लेकिन अचानक ही जब उसे अपनी मां का ख्याल आया तो उसने अपनी बेख्तियार दोनों आस्तीनों से अपने आंसू पोंछ लिए। उसे यूं लगा जैसे उसकी मां की रूह उसके सब्र की दाद दे रही हो। अचानक ही एक अज़्म उसके अंदर जन्म लेने लगा था। उसने शहीदों की बेटी और मुजाहिदों की बहन होने के नाते ये अज़्म कर लिया था कि अब वो कभी नहीं रोएगी। उसने ये अज़्म कर लिया था कि कश्मीर की आजादी तक उसे अगर जान का नजराना भी देना पड़ा, कश्मीर की आजादी के लिए तो वो जान का नजराना भी देगी। उसने ये अज़्म कर लिया था कि वो तमाम लोग जो कश्मीर की आजादी में जान देने को तैयार हैं, वो भी उनके साथ हर अव्वल दस्ते में शामिल होगी। उसने शहीदों की बेटी और मुजाहिद की बहन होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का इदराक कर लिया था और अब एक वलवला ताजा के साथ अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई थी। उसे वापस जाना था, लेकिन जाए कहां। कुछ देर सोचने के बाद उसने बिलाकर कपवाड़ा में अपनी खाला के घर जाने का फैसला कर लिया और अब इसी इरादे से वहां बैठी इसी सोच में गुम थी कि कपवाड़ा तक किस तरह पहुंचेगी।
उसके पास तो ज़्यादा राह भी नहीं था। अचानक ही वो चौंकी। उसके हसास कानों ने कुछ कदमों की धमक सुन ली थी। अचानक जैसे उसकी छठी हिस्स ने उसे एहसास दिला दिया कि ये मेहरबान कदम है। जल्दी उसे आवाज सुनाई देने लगी, ज़ैनब बेटी, ज़ैनब बेटी। चाचा अमीर अली की मानूस आवाज उसके कानों से टकराई थी। वो हैरान और परेशान थी कि ये लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं या सिर्फ उसे देखकर उसने कहा। लेकिन वो आहिस्ता आवाज में उसे पुकारता गांव के 3 नौजवानों के साथ उस तरफ आ रहा था, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि वो यहीं मौजूद होगी। ज़ैनब ने ऊंचाई पर होने के सबब इस बात का इत्मीनान कर लिया था कि चाचा अमीर अली और इन नौजवानों में से कोई और उसके साथ नहीं है। वो उनके साथ नीचे उतरने लगी और थोड़ी ही देर बाद वो चाचा अमीर अली के बूढ़े सीने पर चढ़ रखे बच्चों की तरह सो रही थी और रो रही थी। आने वाले नौजवान जिन्होंने हाथों में कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई थीं, मुअद्दब निगाहों के साथ उसके गिर्द एक किला तामीर कर लिया था और उसे ये बात कही थी कि हम अभी जिंदा हैं, हम अभी मरे नहीं। अमीर अली ने ज़ैनब से कहा, मेरा ख्याल है हमें अब एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहिए। जहांगीर की बात नामुकम्मल ही थी जब अचानक तारा शमशीर नगर एक जोरदार धमाके से लरज उठा। उसने बिजली की फुर्ती से अपने कंधे से लटकती गन को हाथों में थाम लिया था। खैर है, ये पहाड़ी के दूसरी तरफ की आवाज है, शायद मुजाहिदीन की लगाई हुई सुरंग फटी होगी। अमीर अली ने इत्मीनान से कहा, चलिए। ज़ैनब ने अचानक ही उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत की। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था जिसमें शायद उसने अपनी जरूरियात की कुछ चीजें रख ली थी। हफीज सबसे आगे बंदूक हाथ में पकड़े चल रहा था। उसके ताक़ुब में अमीर अली और ज़ैनब थे। जहांगीर सबसे आखिर में इन तीनों को रोक देते हुए कवर देता हुआ आगे आ रहा था। हफीज ने लंबा और महफूज रास्ता अपनाया था। रात गहरी हो रही थी। वो अपने हाइड आउट से भी कुछ फासले पर ही थे कि अचानक जैसे हफीज के कदमों को जमीन ने जकड़ लिया हो। उसने तीनों को बैठने का इशारा किया और फिर इसी पोजीशन में जहांगीर के पास आ गया। मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, उसने जहांगीर के कान में सरगोशी की। मुमकिन है वो पेशबंदी कर रहे हों, आखिर सुबह उन्होंने हमला तो करना ही है। जहांगीर ने इत्मीनान से जवाब दिया, फिर भी तुम उनके साथ यहाँ बैठो, मैं थोड़ा आगे जाकर सूरत हाल का जायजा ले आऊं। हफीज ने कहा, ठीक है। जहांगीर ने इस बात में गर्दन हिलाई और हफीज जमीन पर बिल्ली की तरह पंजों के बल चलता आगे निकल गया। तीनों सांस रोके बैठे थे। हफीज की रवानगी के करीब 10 मिनट बाद अचानक ही फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगी। जहांगीर को सूरत हाल समझने में एक पल भी नहीं लगा था। उसे फौरन इल्म हो गया था कि हफीज ट्रैप में फंस गया है। शायद भारतीयों ने शाम ढलते ही अपने नाके मजबूत कर लिए थे। गोलियों की आवाजों पर चंद लम्हों के लिए हफीज अल्लाह अकबर के नारों ने गलबा जरूर पाया था, लेकिन कब तक? शाम मज़ाहमत दम तोड़ गई थी। अमीर अली और ज़ैनब को भी सूरत हाल की संगीनी का इदराक हो गया था। उन्होंने खौफजदा अंदाज में जहांगीर की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में अपने खदशात का इजहार कर दिया। वापस चले। जहांगीर के मुंह से भी मुश्किल 2 अल्फाज याद हुए थे जब अचानक एक गोली साए की आवाज पैदा करती उसके कान के नजदीक से गुजर गई। किसी माहिर बाजीगर की तरह एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर उसने अपनी जगह से जस्त लगाई और ज़ैनब के बाजू को पकड़कर जमीन पर उसके साथ ही इस तरह गिरा था कि ज़ैनब का सारा वजन जहांगीर के दाएं कंधे पर आ गया। अगर वो इस अमल में एक लम्हे की ताखीर कर जाता तो शायद अमीर अली के साथ ज़ैनब की लाश भी मौजूद होती, क्योंकि दोनों ही बौखलाकर सीधे खड़े हो गए थे। जहांगीर के जमीन पर गिरते हुए आखिरी मंजर बड़ा अजियतनाक था। उसने बूढ़े अमीर अली की चीख सुनी और उसके माथे से खून का फुहारा उगलते देखा। उनकी तरफ आने वाली गोलियां तो बौखलाहट में चलाई गई थी, लेकिन LMG से आने वाली ये अंधी गोली बिल्कुल निशाने पर लगी थी। अमीर अली की खोपड़ी चटक गई थी और उसे शायद अगला सांस लेने की मोहलत भी मुयस्सर नहीं आई थी। ज़ैनब के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल जाती अगर जहांगीर ने उसके मुंह पर हाथ न रख दिया होता। अपने दूसरे हाथ से अपनी गन जमीन पर रखकर उसने उंगली के इशारे से ज़ैनब को खामोशी की तलकीन की। ज़ैनब के लिए हादसा हवास बाख्ता कर देने वाला जरूर था, लेकिन वो एक मुजाहिद की बहन थी और ऐसी सूरत हाल का सामना पहली मर्तबा नहीं कर रही थी। उसे किसी बात की हैरानगी भी नहीं थी कि उसे इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। वो हैरान और परेशान तो जरूर थी, लेकिन इस बात के लिए तैयार थी कि ऐसे मामलात में उसे क्या करना है। उसने जुबान से आवाज नहीं निकाली थी। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया था। गो के शिद्दत गम से उसका दिल फटा जा रहा था। जहांगीर ने उसे जमीन पर लेटे रहने के लिए कहा और खुद कोहनियों के बल रेंगता हुआ अमीर अली की लाश तक जा पहुंचा। गो के लाश की हालत दूर ही से बता रही थी कि उसमें जिंदगी की एक भी रमक बाकी नहीं। उसके बावजूद उसने जमीन से चिपके हुए अमीर अली की नब्ज़ें टटोलना जरूरी समझा था। फिर उसके मुंह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला और वह इस पोजीशन में लौट आया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कहने के बाद वो अपनी पोजीशन में वापस आया और उसने ज़ैनब के नजदीक पहुंचकर जुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ देखा और अचानक उसे यूं लगा जैसे उसके दिल में कोई फांस अटक गई हो। ज़ैनब को अभी तक भरपूर नजरों से उसने देखा ही नहीं था, अब शायद पहली मर्तबा उसकी तरफ मुकम्मल वाकफियत से देख रहा था। ज़ैनब की आंखों में झिलमिलाते आंसू मोतियों की लड़ियों की तरह उसके दोनों गालों पर फैल रहे थे, लेकिन उसने कमाल जब्त का मुजाहिरा करते हुए अपनी सिसकियों और आहों का गला घोंट लिया था। उसने जब अपनी जख्मी निगाहें जहांगीर की तरफ उठाई तो जहांगीर को भाला से अपने दिल में उतरता महसूस हुआ। ज़ैनब के लिए यकीनन ये हादसा जान का था। जहांगीर और हफीज ने दोनों के साथ अपने हाइड आउट तक जाना था, जिसके बाद मुजाहिदीन ने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करना थी और अगले 1-2 रोज में जहांगीर को अपने 3 साथियों और सामान के साथ दरियाए जहलम को अबूर करके दूसरी तरफ श्रीनगर की वादी में जाना था, जहां उसे कुछ अहम मिशन सौंपे गए थे। एक बात का तो अंदाजा उसे हो चला था कि उनके हाइड आउट को जाने वाले रास्तों के इर्द गिर्द भारतीयों ने पोजीशनें संभाल ली हैं और मकामी इलाके से अदम वाकफियत की बिना पर उसे इस बात का बेइल्म नहीं था कि उनके खुफिया ठिकाने की तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है। क्या ज़ैनब से रहनुमाई हासिल की जाए? उसने खुद से सवाल किया। फिर इस अहमकाना सोच पर खुद ही उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ कि वो बेचारी मुजाहिदीन के ठिकानों से कहां आगाह होगी। क्या किया जाए, किधर जाऊं? एक ही सवाल बार बार उसके जहन के को चूके दे रहा था। अचानक ही कुछ परेशान नजर आ रहे हैं आप, कहीं मेरी वजह से? अचानक ही ज़ैनब ने कहा और वो चौंक पड़ा। नहीं, दरअसल हफीज को भी रास्ते का इल्म था, मैं इस इलाके में बिल्कुल अजनबी हूँ, हम तो कल ही यहाँ पहुंचे हैं, जहांगीर ने कहा। कुछ अर्सा पहले तक मैं मुख्तार भाई के साथ एक खुफिया ठिकाने पर खाना लेकर जाया करती थी, उस रास्ते का तो मुझे इल्म है, मालूम नहीं। ज़ैनब ने बड़ी जरूरत से अपने जज्बात पर काबू पाकर पर्राई हुई आवाज में कहा, ओह मेरे खुदाया, मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया था और मैं खुद। जहांगीर ने बड़बड़ाने की आवाज में कहा, मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगी। ज़ैनब ने इतने पुरज़्म लहजे में अचानक ये बात कही थी कि जहांगीर के दिल में उसके लिए पहले से मौजूद अकीदत दो चंद हो गई। नहीं ज़ैनब, अब मुझे मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना, हम अगले मंसूबों पर अमल करना है, चलो गांव की तरफ वापस जाते हुए। जहांगीर ने कहा। उसे अंदाजा था कि वक्त कम है, मुजाहिदीन शमशीर नगर में भारतीय फौज के हमले का जवाब देने के लिए इस तरफ निकल पड़े होंगे। उसे हमलावर मुजाहिदीन की कमान करना थी, लेकिन हालात ने उसे अपने ही ठिकाने तक नहीं पहुंचने दिया था। फिर वो इस साल से महरूम नहीं रहना चाहता था। कुदरत ने दूसरी तरफ उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी ज़ैनब की सूरत में आयद करती थी। ज़ैनब को महफूज मकाम तक पहुंचाने से पहले वो किसी भी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसे रह रहकर एक ही ख्याल सता रहा था कि अगर खुदा न खास्ता ज़ैनब को कुछ हो गया तो वो जिंदा या मरकर कमांडर मुख्तार को क्या शक्ल दिखाएगा। नहीं ज़ैनब, अभी मुझे कुछ और फराइज भी अदा करने हैं। तो मुझे गांव की तरफ आने वाले रास्ते पर कोई महफूज मकाम दिखा दो। एक मरतबा मैं उनसे निमट लूं, फिर इसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। ये कहते हुए उसने ज़ैनब का जवाब सुने बगैर अपनी टांग से बंधा खंजर निकाल लिया। ज़ैनब के देखते ही देखते उसने सरसब्ज पहाड़ी की नरम जमीन को खोदना शुरू किया और खोदता चला गया। 15-20 मिनट की मेहनत के बाद वो कब्र तैयार कर चुका था। ज़ैनब के लिए सब कुछ एक डरावने ख्वाब की तरह था, लेकिन वो इस हकीकत से आंख नहीं चुरा सकती थी कि उसका वाहिद गमगुसार उसका बुजुर्ग चाचा अमीर अली मर चुका है और सुबह तक उसकी लाश बेयार मददगार पड़ी रही तो कब जंगी जानवरों का निशाना बन जाएगी या फिर थोड़ी देर बाद इस रास्ते से गुजरने वाले भारी भरकम फौजी ट्रकों के टायरों तले बेदर्दी से कुचल दी जाएगी। जहांगीर ने इन नाजुक लम्हात में भी लाश की हुर्मत को मद्देनजर रखा था। गुज़श्ता 3 साल से उसने फिर दर पे हादसा देखे थे कि अब उसमें बर्दाश्त का हौसला इसकी तवक्कुआत से ज्यादा पैदा हो गया था। अपने इर्द गिर्द उसने सैकड़ों ऐसी मिसालें देखी थी जहां मुसलमान खवातीन के साथ भारतीयों ने दरिंदगियों का मुजाहिरा किया। उनमें उनकी सहेलियां भी शामिल थीं, उसके जानने वालियां भी थीं, लेकिन इन सब लोगों को इस बात का इल्म था कि जो रास्ता उनके मर्दों ने इख्तियार किया है उसकी कीमत बहरहाल सारी कौम को अदा करना पड़ेगी। उसके भाई कमांडर मुख्तार ने बाप की मौत के बाद उससे पहली मुलाकात पर ही यह कह दिया था कि वो कमांडर मुख्तार की बहन है। अगर उसके पास बात में जरा सी भी लफ्ज़ आई तो शमशीर नगर के सारे घरों का मोराल गिर जाएगा। ज़ैनब पर अगले ही रोज अपनी मां की शहादत का सानहा टूटा था और आज उसके खानदान का आखिरी बुजुर्ग भी शहादत के सफर पर गामजन हो गया था। या अल्लाह, मैं तेरी कमजोर बंदी किसी मजीद इम्तिहान के कायल नहीं हूं। मेरे खुदाया, मुझे भी इन हजारों शहीदों का हम सफर बना दे जो मुझसे पहले इस सफर पर रवाना हो चुके हैं। उसने डबडबाई आंखों से आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला से इल्तिजा की। शायद कुदरत के लिए उसकी ये बेबसी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। अचानक ही जैसे कहरे खुदाबंदी टूट पड़ा हो, सारा पहाड़ी सिलसिला जोरदार धमाकों की आवाज से रजने लगा। शायद मुजाहिदीन भारतीय फौज से टकरा गए थे। जहांगीर जानता था कि उसके साथियों ने घात लगा रखी है और ये हैंड ग्रेनेड के और बजूका के धमाके उसके अंदाज को सच साबित कर रहे थे। भारतीय फौज का हर अव्वल उनका जिद में था।
زینب جلدی کرو۔ اس نے امیر علی کی لاش کی قبر میں ڈال کر اس پر مٹی گراتے ہوئے شاید زینب کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا۔ زینب نے اس کی توقعات کے بالکل برعکس ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کی مدد سے قبر کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا۔ کرون اولا کی مسلم یادیاں یقیناً ایسی ہی ہوتی ہوں گی۔ جہانگیر نے اس کو دل ہی دل میں نظر عقیدت گزاری۔ دونوں قرآنی آیات کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز تیز ہو رہی تھی، نئے ہتھیاروں کی آوازیں بھی اس میں شامل ہونے لگی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے پہاڑی سلسلہ زلزلے سے لرزنے لگا ہو۔ چلو زینب جلدی کرو۔ اس نے زینب کے ہاتھ کو چھو کر شاید صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا۔ چلو۔ زینب نے اپنی چادر سنبھالی اور اس کے آگے آگے تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ جہانگیر کے لیے اس کے چلنے کی رفتار حیران کن تھی۔ پہاڑی راستے پر بلکڑی کے مختلف پتھروں پر وہ جنگلی ہرنی کی طرح پاؤں دھرتی شمشیر نگر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جہانگیر نے جلدی ہی اندازہ کر لیا تھا کہ اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جس سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ کسی دوسرے راستے سے اسے لے کر جا رہی ہے۔ قریباً آدھے گھنٹے کے تھکا اور بھگا دینے والے سفر کے بعد اسے گاؤں کے جنوبی سمت میں اسی پہاڑی کے دامن میں لے آئی تھی جس کے پہلو سے مل کر پکی سڑک گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ یہ بڑا محفوظ اور قدرتی طور پر مضبوط مورچہ تھا۔ اپنی گن پر نصب نائٹ ویژن نے اس نے جائزہ لینے کے لیے گاؤں کی طرف دیکھا جس پر موت کا سناٹا طاری تھا، جبکہ سامنے کی سمت فضا میں آگ کی لکیریں برق رفتاری سے آسمان کی طرف بلند ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ گولیوں اور گولوں کے ٹریسر تھے۔ جہانگیر جانتا تھا بھارتی فوج اپنی دانست میں مجاہدین پر نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے بے رحمی سے اپنا بارود پھونک رہے تھے۔ یہ فائرنگ کسی ٹارگٹ پر نہیں بلکہ وہ لوگ صرف اندازے سے کر رہے تھے۔ اس نے اپنی پشت پر بندے کینوس کے بیگ کو کھول کر سامنے رکھ لیا اور بندوق ہاتھ میں پکڑے اب بھارتیوں کی آمد کا منتظر تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو دونوں میں سے کسی ایک کے استعمال کی مجھے اجازت دے دیں۔ زینب نے جو اس کے نزدیک ہی بیٹھی تھی اس سے کہا، کیا مطلب؟ تم ہینڈ گرنیڈ پھینک سکتی ہو؟ گن چلا لو گی؟ اس نے حیرانگی سے زینب کی طرف دیکھا۔ جہانگیر صاحب، میں ایک مجاہد کمانڈر کی بہن ہوں، مجھے تو یہ کچھ آنا ہی تھا۔ کشمیر کی ایک بیٹی نے آتش و آہن کا استعمال سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جنگ صرف ہمارے جوانوں تک محدود نہیں، پوری قوم کو مل کر یہ لڑائی لڑنا پڑے گی۔ اس نے بڑے وقار اور تمکنت سے کہا، سبحان اللہ، میرا ایمان ہے زینب کہ جس قوم نے جہاد کو پہچان لیا وہ کبھی غلام نہیں رہ سکتی۔ تم فی الوقت یہ تھیلا سنبھالو، ہم اپنی زد میں آنے والے ٹرکوں پر بم پھینکنے ہیں، جس کے بعد شاید یہاں سے فرار ہونے کے لیے بندوق چلانے کی ضرورت پیش آئے۔ جہانگیر نے اسے انگلی کے اشارے سے دشمن کی ممکن آمد کا راستہ اور ان جگہوں کی نشاندہی کی جہاں سے وہ آسانی سے ان ٹرکوں کا نشانہ بنا سکتے تھے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ جہانگیر نے 7-8 منٹ بعد ہی نائٹ ویژن سے اس طرف آنے والے ملٹری کنوائے کو دیکھ لیا تھا۔ یہ وہی کنوائے تھا جو لیفٹیننٹ راج کمار کی کمانڈ میں اس طرف آ رہا تھا۔ زینب کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، جس نے اپنی چادر میں 5-6 گرنیڈ رکھ لیے تھے اور اب کلانچیں بھرتی اس طرف جا رہی تھی جس طرف کا مورچہ اس نے سنبھالنا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی متضاد سمت میں ایک دوسرے سے 15-20 گز کے فاصلے پر مورچہ بند اپنے سانس روکے بھارتیوں کی آمد کے منتظر تھے۔ سب سے آگے آنے والے جیپ پر پہلا حملہ کرنے کی سعادت بھی زینب کو حاصل ہوئی تھی۔ اس نے ایک کے بعد دیگرے 3 ہینڈ گرنیڈ پن نکالنے کے بعد ایک دوسرے کے تعاقب میں جیپ پر پھینک کر اپنی ماں اور چاچا امیر علی کی شہادت کا حساب بھی بے باک کر دیا تھا۔ جہانگیر نے جیپ کے تعاقب میں آنے والے ٹرک پر بم پھینکے تھے۔ پہاڑی سلسلہ ایک مرتبہ پھر زور سے لرز اٹھا، لیکن اس مرتبہ دھماکوں کی آواز کے ساتھ زخموں سے چور دم توڑتے بھارتی فوجیوں کی چیخیں بھی ان میں شامل تھیں جو ان دونوں کی روح کی گہرائیوں تک اترتی چلی جا رہی تھیں۔ طمانینت اور سرور کا ایک جان بخش احساس ان میں در آیا تھا۔ دونوں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے تھے۔ جہانگیر نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ بندوق سے ان فوجیوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسری طرف فوج کو بھی اور دشمن کو بھی ان کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ اسے شاید اپنی جان کی تو پرواہ نہیں تھی، لیکن زینب کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ مجاہدین اور بھارتیوں کے درمیان باقاعدہ ٹکراؤ کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ بہترین موقع تھا۔ دشمن ابھی الجھا ہوا تھا۔ دونوں اس کی مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر مجاہدین کے جنگل میں موجود کسی بھی خفیہ ٹھکانے تک پہنچ سکتے تھے۔ چلو زینب، اب یہاں سے نکلیں، بم ختم ہو چکے ہیں۔ جہانگیر نے خالی تھیلا اپنے کمر سے باندھتے ہوئے کہا، چلیے۔ زینب دوبارہ اس کے آگے آگے چل دی۔ ان کے اس سفر کا خاتمہ بمشکل 15-20 منٹ بعد ہی ہو گیا جب اچانک ہی وہاں قیامت صغرا برپا ہو گئی۔ بھارتی توپخانے سے مجاہدین کے ممکنہ ٹھکانوں پر کارپٹ بمباری شروع کر دی تھی۔ اگر وہ اس قدرتی آڑ سے چند قدم بھی آگے نکل جاتے تو ان کے جسموں کے پرخچے اٹھ سکتے تھے۔ دونوں نے اچانک رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زینب، آگے صرف موت ہے اور میں کچھ کرنے سے پہلے کسی اندھی گولی یا گولے کا نشانہ نہیں بنوں گا۔ اب ہمیں کہیں اور پناہ
पनाह लेनी पड़ेगी। जहांगीर ने अल्फाज चबाते हुए कहा, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। इस तबाहकुन गोलाबारी में हमारा जंगल में दाखिल होना से खतरे से खाली नहीं होगा। चलिए उस इलाके से निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से हमें सोपोर ही से निकल जाना चाहिए। मैं आपको बांडीपुरा की तरफ ले चलती हूँ। इंशाअल्लाह वहां जरूर मुजाहिदीन से मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। जहांगीर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दोनों एक मरतबा फिर किसी महफूज ठिकाने की तलाश में मौत की उस राह पर गामजन थे। सुबह काजब की रोशनियां बर्फीले अंधेरे पहाड़ों में लिपटी कपकपा रही थीं जब भारतीय फौज के सैकड़ों जवानों ने शमशीर नगर पर कैप्टन तारा चंद की कमान में धावा बोल दिया था।